नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 43 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है डिडक्शन ऑफ केपलर्स सेकेंड एंड थर्ड लॉ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम केपलर के फर्स्ट लॉ को डिड्यूस करते हैं, और उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम केपलर के सेकेंड और थर्ड लॉ को डिड्यूस करेंगे। ओके, तो यही क्या रहने वाला है, आज का हमारा एम रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हैंड डालो क्या, डिडक्शन ऑफ केपलर्स सेकेंड एंड थर्ड लॉ। और सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, केपलर के सेकेंड लॉ के डिडक्शन की। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, डिडक्शन ऑफ केपलर्स सेकेंड लॉ। डिडक्शन ऑफ केपलर्स सेकेंड लॉ। अब पहले यह समझना पड़ेगा कि भाई केपलर का सेकेंड लॉ होता क्या है। वैसे हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है कि जो ऑर्बिट होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में इस तरह से मूव करते हैं, ठीक है। और जो सन होता है वो इस इलिप्स के इसी एक फोकाई पर होता है। तो ये क्या है, हमारा यहाँ पर सन है, और यहां पर मान लिया मेरे पास ये मेरा क्या है, प्लेनेट है। दिस इज अवर प्लेनेट, ओके। और ये जो लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इस इलिप्स की मेजर एक्सिस बोलते हैं। और ये जो लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इस इलिप्स की माइनर एक्सिस बोलते हैं। और ये जो लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लेनेट। ओके, ये बात समझ में आई। अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरा प्लेनेट इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस तरह से, यानी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। और मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूं कि किसी टाइम टी पर मेरा प्लेनेट यहां पर था और कुछ टाइम बीता। कितना टाइम बीता, बहुत ही स्मॉल टाइम dt बीता, और dt टाइम के बाद ये मेरा प्लेनेट कहां पहुंच गया, इस पॉइंट से मान लिया मैंने इस पॉइंट पर पहुंच गया। इसका मतलब यहां पर टाइम कितना हो जाएगा, t प्लस dt हो जाएगा। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लेनेट है, इस टाइम dt में कितना एरिया स्वैप्ट कर रही है, इतना एरिया। यानी ये जो एरिया है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है मेरे पास, एरिया स्वैप्ट बाय दिस लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लेनेट इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt। देन केपलर का सेकेंड लॉ कहता है कि दिस dA डिवाइडेड बाई dt इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा, या बोल सकते हैं ये चेंज नहीं होगा। यानी हर टाइम इंटरवल में जो एरिया स्वेप्ट बाय दिस, या इक्वल टाइम इंटरवल में एरिया स्वेप्ट बाय दिस लाइन विल बी इक्वल, या बोल सकते हैं रेट ऑफ स्वेप्टिंग ऑफ एरिया बाय द लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लेनेट विल बी कांस्टेंट। ओके, ये बात समझ में आई आपको? अगर इतनी बात समझ में आई, यही क्या है, हमारा केपलर का सेकेंड लॉ है। और इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। आपका कैसे प्रूफ करेंगे जरा समझेंगे। देखो, सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि जो dA डिवाइडेड बाई dt है वो होता किसके बराबर है। तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत अजम्पशन लूंगा कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ, या फिर अगर जब ये लाइन यहाँ से यहाँ गई तो ये कितना एंगल चली, लेट अस से दिस एंगल इज d थीटा। मैंने मान लिया ये जो एंगल है वो कितना है, d थीटा है। आई होप आपको दिख रहा होगा, दिस एंगल इज d थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से नॉर्मल खींच रहा हूँ, इस तरह से खींच दिया नॉर्मल। ओके, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड लेट अस से दिस लेंथ ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू r। यानी यहां से लेंथ कितनी है, r है। ये भी मैंने क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है। नाउ इफ दिस dt इज वेरी वेरी स्मॉल, देन दिस पॉइंट विल बी वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत क्या होंगे, दूसरे के पास होंगे, बिकॉज दिस टाइम इंटरवल इज इनफाइनेबली स्मॉल टाइम इंटरवल। सो वी कैन अज्यूम दैट कि दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट। आज हमें दूर दूर क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने दिखाना भी तो है आपको, समझाना भी तो है कि ये दो पॉइंट क्या हैं, अलग अलग हैं। लेकिन अलग अलग तो हैं, लेकिन एक दूसरे के बहुत पास हैं। तो ये जो ट्रायंगल यहां पर बन के आ रखा है इस तरह से, तो इसको मैं इस ट्रायंगल में क्या कर सकता हूं, इस ट्रायंगल से रिप्लेस कर सकता हूं। यानी मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं या फिर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालूं, एक ही बात हुई। आपको यहां पर दिख रहा है कि एक ही बात नहीं है, कि इसका एरिया क्या है, कम है, और इस वाले का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन मेरा यकीन मानो, अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के नजदीक लिख दूं, यानी एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, ये दोनों क्या एक दूसरे के करीब हैं, और ये नॉर्मल है और ये बची हुई डिस्टेंस है ये वाली। अब कोई अंतर है, यानी बहुत ही कम अंतर है दोनों के एरिया में, यानी ये अप्रोक्सीमेशन यहां पर मैं ले सकता हूं। तब ये जो एरिया DA इक्वल टू आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ, क्या होता है, बेस इंटू हाइट,
बेस की वैल्यू कितनी है, आर है, हाइट यानी आर्क, और आर्क कितना क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल, ये क्या होता है हमारा आर्क होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, ये डी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं डी ए डिवाइडेड बाई डी टी निकालूंगा तो ये आ गया मेरे पास 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, थीटा डॉट। तो ये क्या निकल गया मेरा, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। और मुझे प्रूफ क्या करना है, ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट होती है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं इस क्वांटिटी को कांस्टेंट प्रूव कर दूंगा तो मैं क्या प्रूव कर दूंगा, केपलर के सेकंड लॉ को प्रूव कर दूंगा। तो करो फिर प्रूफ आप कैसे करेंगे, जरा समझेंगे। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमने डिस्कस किया था सेंट्रल फोर्स वाले पहले लेक्चर में कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव करता है तब उस केस में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यानी इस प्लेनेट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या बोल सकते हैं इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। एंड दिस एंगुलर मोमेंटम इज रिटन एज जे इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के बराबर होता है, और ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है फॉर एनी सेंट्रल फोर्स। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो m तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई मास m। कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कांस्टेंट वी गेट अनदर कांस्टेंट, हमारे पास क्या आएगा, कोई एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, दोनों ओर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू जो कांस्टेंट ऊपर से निकल के आया वो कांस्टेंट, हाफ यानी एक नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट अगेन सम अनदर कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी ये जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में चीज लिखी है ये क्या होती है, हमारी कांस्टेंट होती है। तो डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये क्या हो गया हमारा हेंस प्रूफ। तो दिस इज अवर प्रूफ ऑफ केपलर्स सेकंड लॉ। बहुत आसान सा प्रूफ था, एक्चुअल में ये प्रूफ हमने पहले भी किया हुआ है। जब हम क्या पढ़ रहे थे, सेंट्रल फोर्स पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने इस चीज को पहले ही प्रूफ कर रखा है। लेकिन हाँ, अभी टॉपिक आ रखा है तो प्रूफ करने में क्या हर्ज है, आप जितनी बार करते हो, जितनी बार रिपीट करते हो, उतना ज्यादा आपकी मेमोरी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया सेकेंड लॉ का प्रूफ। अब आते हैं कहां पर, थर्ड लॉ में, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी भी है, और यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन आगे आने वाली न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज होगी। हर स्टेप यहाँ पर क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, ओके। तो उसके लिए मुझे इस जगह चाहिए, ये मिटानी पड़ेगी, और फिर हम हिट डालेंगे क्या, प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ केपलर। तो केपलर्स थर्ड लॉ, हैशटैग बना के लिखेंगे, डिडक्शन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। हाँ भाई, क्या होता है केपलर का थर्ड लॉ? केपलर का थर्ड लॉ सिंपल कहता है, जो अगर ये प्लैनेट इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो सब कुछ न कुछ टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लिया गया समय ही क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं इसका टाइम पीरियड कितना है, टी है, और यहां से यहां तक ये जो एक्सेस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सेस। देन अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। ये हमारे पास क्या होता है, केपलर का थर्ड लॉ होता है, और इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो शुरू करें अभियान, ओके। नाउ अब देखो, मान लिया प्रूफ, ये हमारे पास केपलर का सेकंड लॉ है, प्रूफ या फिर डिडक्शन ऐसे ही डालना, तो थर्ड लॉ है। तो मान लिया मेरे पास कोई एक प्लेनेट है, वो इस तरह से एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये क्या है, इसकी मेजर एक्सेस है, और ये क्या है, इसकी माइनर एक्सेस है। ठीक है, और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होती है इसे मैं क्या बोलता हूं, सेमी मेजर एक्सेस बोलता हूं, और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होती है इसे मैं क्या बोलता हूं, सेमी माइनर एक्सेस बोलता हूं। ये आगे काम आएंगे तो लिख के चलते हैं। तो ए मेरे पास क्या है, यहाँ पर सेमी मेजर एक्सेस है, और जो बी है यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, सेमी माइनर एक्सेस है। ठीक है, सेमी माइनर एक्सेस है। ठीक,
अब इसके दो फोकाई होते हैं, एक फोकाई यहाँ होता है, एक फोकाई यहाँ होता है, और जो सन है उन दोनों फोकाई में से किसी एक फोकाई में सिचुएटेड होता है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हमारा सन कहाँ पर है, यहाँ पर है, और जो प्लेनेट है वो कहाँ है, यहाँ पर है। तो दिस इज अवर प्लेनेट एंड दिस इज अवर सन। ये मेरे पास क्या है, सन है। अब हमने पढ़ा था कि जो प्लेनेट होगा एक टाइम ऐसा आएगा जब इस सन के ये सबसे ज़्यादा करीब होगा, यानी प्लेनेट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारा प्लेनेट सन से कहाँ होगा, सबसे दूर होगा या इस पॉइंट पर होगा। मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे पास क्या बोल दी, R1 बोल दिया मैंने इसको, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसे मैंने क्या बोल दिया, R2 बोल दिया। तो जो R1 है वो क्या है, R1 इज डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पूछते हैं डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट। इसका एक और नाम क्या होता है, नियर पॉइंट बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं, या फिर कभी कभी पेरीहीलियन भी बोल देते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था क्या बोल देते हैं, पेरीहीलियन। ठीक है, R1 यानी नियर पॉइंट बोलो, ये नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट बोलो या फिर पेरीहीलियन बोलो, एक ही बात हुई। जो R2 है मेरा वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट फ्रॉम सन, डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट, और फार पॉइंट का दूसरा नाम क्या था बताओ, एपीहीलियन। क्या था, एपीहीलियन, एपीहीलियन, HELION। तो दिस इज अवर एपीहीलियन। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एपीहीलियन, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पेरीहीलियन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इन्हीं नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, ओके। अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा तो देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से लेकर R1 प्लस R2 का अगर हाफ निकालूं, R1 प्लस R2 का हाफ किसके बराबर होगा, इस सेमी मेजर एक्सेस के बराबर। तो फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट कि दिस A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट डेटा है, ऐसे इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ओके ना, अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैंने क्या बोल दिया, R बोल दिया, और हमने इस R के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया था जिससे हमने क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन बोला था। तो सिंस वी नो इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, बताओ क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन होता है हमारे पास क्या, L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस E कॉस ब्रैकेट में थीटा माइनस का थीटा डॉट। तो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ कोनिक, जहां पर E क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स है, अगर वो इलिप्स है तो, या फिर अगर हाइपरबोला है तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, या फिर अगर पैराबोला है तो फिर पैराबोला की इसेंट्रिसिटी। हमने कल डिस्कस भी किया था, अगर E क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, हाइपरबोला होगा, अगर ये इक्वल टू 1 होगा तो पैराबोला होगा, अगर ये लेस देन 1 होगा तो ये इलिप्स होगा, अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो ये सर्कल होगा। ये किसके लिए है, हाइपरबोला के लिए, ये किसके लिए है, पैराबोला के लिए, ये क्या है, किसके लिए है, इलिप्स के लिए, और ये किसके लिए है, सर्कल के लिए। ठीक है, तो ये हमें क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया था, इस एक इक्वेशन ऑफ कोनिक लिखी थी। फिर हमने E के लिए फॉर्मूला लिखा था, और L भी क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, जिसको हमने कैसे डिफाइन किया था, J² अपॉन MK। L इक्वल टू क्या होता है, J² अपॉन MK होता है। तो अब मुझे जगह चाहिए तो यहां आना पड़ेगा। देखो ये सारे स्टेप जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ना, ये आपके डायरेक्ट यूज होंगे आगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ें मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर इन चीज़ों को हम एक साथ क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से मेरे पास ये चीज़ है, और इस फॉर्मूले में जो L है मेरे पास, L इक्वल टू क्या है मेरे पास, J² अपॉन MK है, जहाँ K कॉन्स्टेंट है, J एंगुलर मोमेंटम है, और जो E है इसेंट्रिसिटी, इसको मैंने कैसे डिफाइन किया था, J² A अपॉन MK की तरह डिफाइन किया था। और अगर मैं एनर्जी के टर्म में लिखूंगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, वो कुछ ऐसा था कि अंडररूट ऑफ 1 प्लस का 2E इंटू J² अपॉन MK²। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ 1 प्लस 2EJ² अपॉन MK। और इस केस में अगर हम इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी,
लेस देन 1 होगी। अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो ई क्या होगा मेरा, ई विल बी लेस देन 0। ई ने कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। टोटल एनर्जी कैसी होगी मेरी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, इसके लिए ई क्या है, लेस देन 0 है, और जो स्मॉल ई इसेंट्रिसिटी है वो लेस देन क्या है, 1 है। क्लियर बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर हुई, अब डिफाइन करते हैं दो स्पेशल केस के लिए, एक कहां पर, पेरीहिलियन पर, और दूसरा कहां पर, एपीहिलियन पर। यानी एक एट नियर पॉइंट और दूसरा एट फार पॉइंट। तो एट नियर पॉइंट कहां पर देखेंगे, सबसे पहले हम एट नियर पॉइंट पर देखो। अगर मैं नियर पॉइंट की बात करूंगा तो नियर पॉइंट का मतलब, नियर पॉइंट के लिए आर इक्वल टू किसके बराबर है, R1 के बराबर है, जो कि R की मिनिमम वैल्यू है। ये दिमाग में सोचो, यानी जो R है इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से R इक्वल टू आ जाएगा L डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस का थीटा डॉट, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ एट नियर पॉइंट R इक्वल टू R1, जो कि इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ R1 है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ R है, मिनिमम वैल्यू ऑफ R है। अब इस R को मिनिमम होने के लिए जो इसके हर में या डिनोमिनेटर में जो चीज है उसे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यानी जितना बड़ा नीचे वाला चीज होगी आंसर उतना छोटा आता है, यानी हर जितना छोटा बड़ा होगा उतना जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आएगा, कम आएगा। यानी इसने क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये जो चीज है इसके लिए इसने क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो फॉर दिस जो मेरे पास 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस का थीटा डॉट है, इसने क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम हो गया, देखो 1 तो कांस्टेंट है और ई भी क्या है, कांस्टेंट है हमारे केस के लिए। अब वो किस पर डिपेंड कर रहा है फिर, कॉस थीटा पर। यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके लिए मैक्सिमम होना चाहिए। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसके लिए कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट मस्ट बी इक्वल टू 1, और ये 1 कहां पर होता है, 0 पर होता है। इसका मतलब इसके लिए जो थीटा माइनस थीटा डॉट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां से मैं R मिनिमम निकाल दूंगा, यानी R1 निकाल दूंगा, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, L डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो एट नियर पॉइंट और वी कैन से एट पेरीहिलियन, ई एल और R1 में ये रिलेशन होता है, इस तरह से रिलेटेड होते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भाई इनके भी क्या रिलेशन होगा, आंसर है ये रिलेशन होगा, तो आना चाहिए आपको। क्लियर, एक डेटा यहां से कलेक्ट हो गया। अब सिमिलरली किसके लिए करेंगे, हम R2 के लिए करेंगे। तो करो फिर R2 के लिए। R2 क्या है, फॉर R2, और R2 कहां पर है, R इक्वल टू R2 कहां पर है, एट फार पॉइंट, एट फार पॉइंट। एट फार पॉइंट पर R इक्वल टू मेरे पास क्या है, R2 है, जो कि क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R है। अब R की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में चीज है इसने क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और ये मिनिमम कब आएगा, जब यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो फॉर दिस जो मेरे पास कॉस थीटा माइनस का थीटा डॉट है उसने क्या होना चाहिए, मिनिमम, और इसकी मिनिमम क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहां से मेरे पास R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, L डिवाइडेड बाई 1 माइनस का ई आ जाएगा। तो ये क्या निकला मेरा, R2 निकला, और ये मेरा क्या निकला, R1 निकला। और जो R1 है वो उसको मैं R मिनिमम भी लिख सकता हूं, और जो R2 है उसे मैं R मैक्सिमम भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, R मिनिमम, R मैक्सिमम। कभी कभी R मिनिमम और R मैक्सिमम और E में क्या रिलेशन होगा ये भी निकालने को कहा जाता है। तो आप सिंपल क्या कर दोगे, इन दोनों का रेशियो निकाल दोगे। ठीक है, वो बात की बातें हैं, आगे डेरिवेशन आएगा और उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल एम कहाँ है, थर्ड लॉ को प्रूव करने में। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। नाउ अगर इतनी बात समझ में आई, अब थोड़ा सा एक काम और कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, जरा सोचो। ये मेरे पास क्या निकला, यहाँ से R1 निकला, और ये क्या निकल गया मेरा, R2 निकल गया। और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, एक बार ध्यान दो, इनका यूज करेंगे अभी, फिलहाल के लिए एक बार इस पर ध्यान दो, किस पर, E पर। तो सिंस व्हाट वी हैव E इज इक्वल टू, ये दिया मेरे को कितना,
या फिर उससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, ए चाहिए मेरे को ना, यहाँ ए चाहिए। अगर ए चाहिए तो एक बार देखो, ए और R1 और R2 में रिलेशन निकालता भी हमने, ये है भाई, देखो है। तो ए के लिए कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करो। सिंस वी नो ए इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये 1/2। R1 की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है, यानी कितना है L डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, फिर इसमें क्या आ जाएगा माइनस L डिवाइडेड बाई 1 माइनस का E एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ठीक, ले लो नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस आर ही आ जाएगा, ये देखो 1 प्लस ई आएगा और इंटू फिर 1 माइनस ई आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एल इंटू 1 प्लस ई, सॉरी 1 माइनस ई, फिर प्लस का कितना आ गया एल इंटू 1 प्लस का ई, ऐसा कुछ आया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरा, क्लोज हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको हम, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 आ गया, और अंदर कितना आ गया, L से मल्टीप्लाई करो तो L माइनस का एल ई, फिर प्लस का L, और फिर आ जाएगा यहाँ पर प्लस का एल ई, और डिवाइड में कितना आ गया 1 माइनस का ई स्क्वायर। ध्यान देना ये कैसे आया 1 माइनस ई स्क्वायर, देखो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म लग गया, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी इससे, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया मेरे पास 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ L, और डिवाइड में कितना आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास a इक्वल टू क्या निकल के आया L डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये a निकल के आ गया, इसको ब्रैकेट में बंद करो। और ये फॉर्मूला भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। कभी कभी सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ जो सेमी मेजर एक्सेस और इसेंट्रिसिटी के बीच क्या रिलेशन होता है, तो भाई ये रिलेशन होता है, नोट कर लो इसको। अगर ये नोट कर लिया तो थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा हमको, और कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी। ये वाला मिटाऊँ मैं, क्योंकि ये हो गया है इसका काम। ओके, अब a इक्वल टू ये निकल के आया, अब कहाँ इसमें आओ, ये एक चीज और पता है हमको, क्या पता है देखो, तो सिंस वी हैव e इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का ट्वाइस ऑफ e इंटू जे स्क्वायर, डिवाइड में कितना आ गया m k स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, e स्क्वायर निकालूंगा, तो e स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस का ट्वाइस ऑफ e जे स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये m k स्क्वायर आ गया। अगर मैं इसको इधर ले आऊँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ e इंटू जे स्क्वायर अपॉन m k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1 आएगा। इस फॉर्म में क्या निकल के आया 1 माइनस ई स्क्वायर निकल के आया, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया ट्वाइस ऑफ e इंटू माइनस का भी आएगा जे स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया ये m k स्क्वायर आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर निकालूंगा तो दिस इज इक्वल टू L अपॉन ए आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा L अपॉन ए, तो इसे तो क्या लिख सकता हूँ मैं L अपॉन ए लिख सकता हूँ, तो L अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ई जे स्क्वायर अपॉन कितना आया m k स्क्वायर आया। अब L की वैल्यू कितनी होती है, L की वैल्यू होती है जे स्क्वायर अपॉन एम के, मैंने एक लिखी भी होगी, उधर लिखी है, तो L की वैल्यू कितनी होती है जे स्क्वायर अपॉन एम के, ए आ जाएगा ये वाला ए, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। ठीक है, देखो इस जे स्क्वायर से ये जे स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस एम के से ये एम के कैंसिल हो जाएगा, एक के बचेगा इधर पे, तो यहाँ से अगर मैं e निकालूंगा तो e विल बी इक्वल टू माइनस का एक के ऊपर आ जाएगा, माइनस का k अपॉन ट्वाइस ऑफ a, माइनस का k अपॉन ट्वाइस ऑफ a, तो दिस इज अवर e। ये क्या निकल के आई एनर्जी, और नेगेटिव आ रही हो, आनी भी चाहिए थी क्योंकि इलेप्टिकल केस है। तो इन केस ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट दिस एनर्जी E इज ओनली अ फंक्शन ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर डिपेंड कर रहा है।
स्मॉल ए पर डिपेंड कर रहा है, यानी सेमी मेजर एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है। एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। सीधे सीधे क्वेश्चन में आता है ये वाला कि भाई एनर्जी, टोटल एनर्जी इन इलेप्टिकल ऑर्बिट और जो मेरे पास सेमी मेजर एक्सिस ए है उसके बीच क्या रिलेशन होता है, तो भाई ये रिलेशन होता है। और सिर्फ एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ओनली ऑन ए पर डिपेंड करती है, बिकॉज के कांस्टेंट है, टू तो कांस्टेंट है ही। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, नाउ ए के लिए हमने बात कर ली, अब बात करते हैं टाइम पीरियड टी के लिए। अब टाइम पीरियड होता क्या है, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये इसकी मेजर एक्सिस है और ये इसकी माइनर एक्सिस है, और यहाँ कहीं पर क्या है, सन है, और ये मेरा क्या है, प्लेनेट है, और ये इन दोनों को जोड़ने वाली डिस्टेंस आर है, यहाँ पूछते हैं लाइन है जिसको मैंने आर बोल, जिसकी लेंथ कितनी है, आर है। अगर यहाँ से शुरू हुआ और दोबारा यहीं पर पहुँच गया और इसमें जितना टाइम लगा उसी को मैं क्या बोलूँगा, टाइम पीरियड बोलूँगा। मान लिया मैं यहाँ चलना स्टार्ट हो, यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, और चला 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 फिर यहाँ पहुँच गया, तो जितना टाइम लगा वो किसके बराबर होगा, मेरे पास कैपिटल टी के बराबर होगा। जो मेरा कैपिटल टी है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पर टाइम पीरियड है। ओके, नाउ मैं एक छोटे से टाइम इंटरवल में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट अस से यहाँ पर टाइम कितना है, टी है, और कुछ टाइम बीता, टाइम कितना हो गया, टी से टी प्लस डेल्टा टी हो गया। इतने टाइम में इसने बताओ कितना एरिया स्वेप्ट किया, इतना एरिया स्वेप्ट किया, कितना, इतना। लेट अस से दिस एरिया इज डी ए, मैंने मान लिया ये एरिया कितना है मेरा, डी ए है। ओके, अगर मैं ऐसे इसको डी ए डी ए डी ए बहुत सारे सेक्शन में तोड़ दूं, उन सारे डी ए को ऐड करूंगा तो क्या निकल के आया, बताओ क्या निकल के आएगा। इन सारे डी ए को अगर मैं ऐड करूंगा, इस डी ए के ऊपर मैं एक इंटीग्रेशन लूंगा तो क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ इलिप्स निकल के आएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि दिस एरिया ऑफ इलिप्स विल बी समेशन, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, ऐड करना। तो जितने भी जो स्मॉल स्ट्रिप थी डी ए एरिया की, उन सबको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, उसके ऊपर मैं इंटीग्रेशन ले लिया, और जो इंटीग्रेशन से आंसर निकल के आएगा वो किस तरह निकल के आएगा, ए के बराबर निकल के आएगा। ठीक है, ओके। नाउ इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैंने कि दिस डी ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट इंटू डी टी। भाई ये कहाँ से आया, देखो समझो ज़रा, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो ऑब्वियस सी बात है डी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट इंटू डी टी, ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहीं से मैंने क्या कर दिया, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि J इक्वल टू कितना होता है, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट होता है, तो यहाँ से थीटा डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, J डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से कहाँ पुट कर देंगे, इधर पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ इलिप्स विल बी इक्वल टू लिमिट 1/2, दिस इज आर स्क्वायर इंटू J अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू डी टी। अब ध्यान देना है यहाँ इंटीग्रेशन किसके ऊपर है, टाइम के ऊपर है। फॉर 1 रिवॉल्यूशन टाइम कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से t वेरी करेगा, तो लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, 0 से t आ जाएगी। तो लिमिट विल बी 0 से कैपिटल T। ध्यान देना है जहाँ कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, J कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो सब बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास एरिया A इक्वल टू कितना आया, 1/2 J अपॉन M इंटीग्रेशन डी टी, लिमिट 0 से कहाँ जाएगी, t आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू आंसर कितना आ गया, देखो dt का t हो जाएगा सिंपल, तो दिस इज jt अपॉन ट्वाइस ऑफ m। तो ये क्या निकला, मेरा एरिया ऑफ इलिप्स निकल गया। ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ इलिप्स। अब एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, आपने क्लास 12 में पढ़ा था, पाई ए बी के बराबर होता है। तो सिंस वी नो एरिया ऑफ इलिप्स, तो सिंस वी नो जो एरिया ऑफ इलिप्स होता है वो क्या होता है, पाई ए बी के बराबर होता है, जहां पर ए क्या है, सेमी मेजर एक्सेस है, पहले लिखा था हमने, और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सेस है। और अगर इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो यहां से मेरे पास क्या निकल गया, इस इक्वेशन को अगर मैं ए की वैल्यू यहां से उठाकर उधर पुट कर दूं
तो क्या निकल के आ जाएगा, पाई ए बी इज इक्वल टू दिस इज जे टी और अपॉन में कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एम आ गया। ठीक, तो इसे कुछ इक्वेशन बोल दो। अभी तो कोई इक्वेशन आई नहीं हमारी, इक्वेशन लाइन हुआ है नहीं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब मुझे ए चाहिए, देखो टी आ गया इधर पे, हाँ जी टी आ गया, ए भी आ गया, लेकिन बी एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है, तो मुझे बी को ए के टर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, अगेन हमारी पुरानी यादें ताज़ा होनी चाहिए, जो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में या फिर क्लास 12th में पढ़ी थी, कि हमें पता होता है सिंस वी नो कि दिस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का ई स्क्वायर, भाई ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से मेरे पास b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b आ जाएगा मेरे पास a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का ई स्क्वायर। अब ये चीज में 1 माइनस का ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, l अपॉन ए होता है, ये लिख सकता हूँ मैं, हाँ जी लिख सकता हूँ। देखो ये 1 माइनस का ई स्क्वायर इक्वल टू l अपॉन ए, तो रख दो यहाँ पर, तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ गया, a इंटू अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये a आ गया। ठीक है, ये 1/2 है, तो ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये a की पावर 1/2 और l की जगह कितना आ जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन एम के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, b निकल के आएगा, इस b को यहाँ से उठाओ इधर पुट कर दो, तो ये आ गया मेरे पास कितना, पाई a, b की जगह कितना आ गया, a की पावर 1/2 एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ, देखो j स्क्वायर है तो बाहर j आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ एम के एंड दिस इज इक्वल टू जे इंटू टी आ गया, और अपॉन में कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ एम आ गया, जे से जे कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं टाइम पीरियड टी निकालूंगा तो इसको इधर भेज देंगे, तो दिस इज पाई ए की पावर कितना आ जाएगा, ये 3/2 और इंटू कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एम और अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज एम के। ठीक है, आई होप आपको फील आ गई होगी कि हम अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। तो t इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, इस 2 को इधर लिख देंगे, दिस इज ट्वाइस ऑफ पाई a की पावर कितना आ गया, ये 3/2 आ गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ m अपॉन के लिख सकता हूँ। ठीक है, ये अंडर रूट m है, ये m की पावर 1 है, अगर ये अंडर रूट m ऊपर आएगा तो कितना बच जाएगा, m की पावर 1/2 बच जाएगा, तो उनको साथ लिख दिया, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो t स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इज 4 पाई स्क्वायर और दिस इज m अपॉन के इंटू कितना आ जाएगा, a की पावर 3 आ जाएगा। देखो ये चीज़ पूरी क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, तो यहाँ से t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या है हमारा आंसर, और वी कैन से दिस इज अ प्रूफ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, हमने बड़ी मशक्कत करके क्या इसको सॉल्व किया। इसको हमने पहले भी सॉल्व किया था जब हम क्लास 11th में थे, यहाँ पे प्रूफ किया था, लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये कैलकुलेशन। ठीक है, रिजल्ट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हम, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन के नज़रिए से देखें या फिर आने वाले जो टॉपिक हैं उनके हिसाब से देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज़ है, कौन सी वाली, जो अभी तक हमने इसके अंदर ये किया, जो ये तिगड़मबाजी की, मैंने R1 निकाला, R2 निकाला, मिनिमम R निकाला, मैक्सिमम R निकाला। ठीक है, क्योंकि इनसे क्या बनेंगे, आगे क्वेश्चन बनेंगे कि L और E के बीच क्या रिलेशन होता है और A और B एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। ये जो चीज़ करी ये बहुत क्या थी, इंपॉर्टेंट थी, और यही चीज़ आगे आने वाले टॉपिक में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ओके ना, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है समझनी। हमने किसकी बात कर रहे हैं, हम सन और प्लैनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लैनेट है, ये सन है, इन दोनों का एक सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, एक 2 बॉडी सिस्टम है या 2 बॉडी प्रॉब्लम है। और जब भी 2 बॉडी प्रॉब्लम आती है तब हम किस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में इस m को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, रिड्यूस्ड मास से क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो सन है ना, एक्चुअल में सन और प्लेनेट दोनों, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बाद क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दिमाग में जा रही ना, कि सन और प्लेनेट दोनों इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के चारों ओर क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, और इस केस में ये क्या बन जाता है,
टू बॉडी प्रॉब्लम बन जाता है। और टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। तो इस इक्वेशन में जहां m है वहां क्या आ जाएगा, रिड्यूस्ड मास, एंड दिस रिड्यूस्ड मास म्यू इक्वल टू क्या होता है, μ1 μ2 अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जहां m1 क्या है, मास ऑफ सन है, m2 क्या है, मास ऑफ प्लेनेट है। और तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर, m की जो कितना आ जाएगा म्यू, अपॉन में कितना आ जाएगा k इंटू ए की पावर 3। ओके, नाउ थोड़ा और मॉडिफिकेशन देख लो, जहाँ k है, k की जो क्या हो जाएगा मेरे पास g m1 m2 आ जाएगा। ये कहाँ से आया, न्यूटन्स के लॉ से, ठीक है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से ये चीज़ आई। सॉरी, एक बार यहाँ पुट करो तो क्या निकल के आता है, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर k आ जाएगा यहाँ पर g इंटू m1 m2, और ये क्या आ गया इंटू में a की पावर 3 आ गया। इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से अगेन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर ए की पावर 3, और अपॉन में कितना आ गया, ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू m1 प्लस m2। तो कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो दिस इज अवर केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा और लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और मैंने यहाँ पर पूरी एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स लगभग ख़त्म कर दी है। हाँ, वो वेरिएशनल प्रिंसिपल तक नहीं पहुँचा हुई मैं, लेकिन यहाँ तक जो मेन है हमारा, जो मेन सिलेबस होता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का, वो क्या हो चुका है हमारा, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट अन्य टॉपिक के साथ, कुछ और वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।